हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कूलाम के नियम के सदिश निरूपण और कूलाम के नियम पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था। इसके बाद में हमने बहुल आवेशों के मध्य बल का एक व्यंजक प्राप्त किया था। ठीक है ना, बहुल आवेशों के मध्य बल का व्यंजक प्राप्त किया था और साथ में अध्यारोपण के सिद्धांत का अध्ययन किया था। कूलाम के नियम पे आधारित एक प्रश्न था जिसे हम हल कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और वो प्रश्न पूरा हो गया था, लेकिन समय अभाव के कारण से उस प्रश्न का केवल एक अंतिम व्यंजक बताया गया था। तो आज वही एग्जाम्पल मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। अच्छा प्रश्न सुनिएगा, दोबारा से देखते हैं। हमें क्या कहा गया है? दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए जाते हैं। दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है, इसने हमें बोला है दो छोटे बिंदुवत गोले हैं और प्रत्येक गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम है। उन दोनों गोलों को एक कुचालक डोरी की सहायता से एक स्टैंड से लटकाया गया है और इस प्रत्येक डोरी की जो लंबाई है, प्रत्येक कुचालक धागे की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए हमारी पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर है 6, शायद 8, सॉरी 8। तो हमारी पुस्तक के 8वें एग्जाम्पल को हल करने का अगर हम प्रयास करें, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है हमें। ये जैसे हमारे पास में कोई स्टैंड हो गया, ठीक है, और इस बिंदु से आपने दो धागों की सहायता से दो बिंदुवत गोलों को लटका रखा है। ये जैसे हमारे पास में पहला गोला है और ये हमारे पास में दूसरा गोला, ठीक है, और प्रत्येक गोले का जो द्रव्यमान है वो समान है, मतलब m1 बराबर किसके है, m2 के, और बराबर किसके है, m के। ठीक है, और प्रत्येक गोले का द्रव्यमान वैसे आपको देख कितना रखा है, 200 ग्राम। इस ग्राम वाले द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया आपने, तो कितना आ गया, 0.2 किलोग्राम आ गया। और प्रत्येक धागे की जो लंबाई है, इन कुचालक धागों की जो लंबाई है वो आपने मान ली L है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है L, इसका मान आपको कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। दोनों धागों की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो 40 गुणा 10 की घात माइनस में 2 मीटर, या फिर 0 से 1 हाथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस में 1 मीटर। ठीक है, आगे इसने हमें बोला है कि साम्यावस्था में इनके मध्य की जो दूरी है, इन्हें दोनों गोलों को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। दोनों गोले एक समान रूप से आवेशित हैं, मतलब पहले गोले का आवेश और दूसरे गोले का आवेश एक समान रूप से आवेशित है, मतलब दोनों का आवेश समान है। तो Q1 बराबर Q2 के बराबर आपने मान लिया किसके, Q के। ठीक है ना, इसका आवेश भी Q है और इसका आवेश भी Q है। साथ में हमें बोला गया है कि साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो साम्यावस्था में इनके मध्य की दूरी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये होगी इनके मध्य की दूरी। ठीक है, इनके मध्य की दूरी को आपने 20 से दर्शा दिया, तो ये हमारे पास में कितने दे रखी है, हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस में 2 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी हमने क्या ले ली, D। अब देखो इसके द्रव्यमान के कारण से इस पे नीचे की तरफ एक बल लगता है, और वो क्या होता है, हमारे पास में भार होता है इसका mg, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको आप बोल सकते हो, mg हो गया। अब ये कोण हमारे पास में कितना है, यहां से अगर अपन देखें तो देखिए, चूंकि ये दोनों दूरियां L और L है, दोनों डोरियों की लंबाई, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, एक बात और देखना, जब आप किसी गोले को इनसे लटकाते हैं नीचे की ओर, जब आप किसी गोले को किसी धागे से नीचे की ओर लटकाएंगे तो उस गोले में तनाव उत्पन्न होगा, तन जाएगा वो गोला, और वो जो धागा है सॉरी वो तन जाएगा। और जो तनाव एक बल होता है, ये जो तनाव है इसकी दिशा हमेशा दृढ़ आधार की ओर होती है, तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, इसमें भी इसकी दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए, इस प्रकार से ऊपर की तरफ देखिए आप, ये कोण कितना हो गया, ये थीटा, तो ये जेड की आकृति बन रही है, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, थीटा के साथ वाला घटक कोस का गुणन हो गया टी कोस थीटा, और ये थीटा के विपरीत वाला जो घटक है किसका गुणन हो गया, साइन का, तो ये हो गया टी साइन थीटा। इसके द्वारा इस पे एक प्रतिकर्षण बल लगता है, और वो प्रतिकर्षण बल आपने मान लिया F है, जो कि इधर की ओर आ गया। ऐसे इसके द्वारा इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि इधर की ओर आ जाएगा F। ठीक है,
मतलब संतुलन की अवस्था में अगर हम देखें, संतुलन की अवस्था में अगर हम देखें तो ये टी cos थीटा तो किसको संतुष्ट करता है mg को, और ये टी sin थीटा किसको संतुष्ट करता है f को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चित्रानुसार अगर हम देखें तो हमारे पास में आ जाएगा टी cos थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में mg, और ये हो गया हमारे पास में समीकरण 1, तथा दूसरा हमारे पास में आ जाएगा टी sin थीटा बराबर आ जाएगा f के, टी sin थीटा बराबर आ जाएगा f के, और f बराबर हमारे पास में क्या होता है k q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में k q1 इसका आवेश और q2 इसका आवेश। q1 और q2 दोनों किसके बराबर है, q के बराबर है। तो k q1 की जगह पे q इंटू q2 की जगह पे भी q, तो q का स्क्वायर हो गया, अपॉन में इनके बीच की दूरी क्या ले रखी है हमने, d का स्क्वायर हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए तो हमें tan थीटा का रूप मिल जाएगा। समीकरण 2 में भाग दे दिया हमने समीकरण 1 का, तो t से t कट जाएगा, साइन बटा कोस का मान क्या हो गया हमारे पास में, tan थीटा बराबर है k q का स्क्वायर बटा r का स्क्वायर, और साथ में आ गया mg। ठीक है, k एक नियतांक है जिसका मान हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9, q यानी कि आवेश का मान आपको ज्ञात करना है, r इनके बीच की दूरी थी तो दोनों के बीच की दूरी हमने यहाँ पे d ले रखी है, सॉरी r नहीं ले रखी। इस दूरी का मान हमें पता है 4 सेंटीमीटर, m यानी प्रत्येक गोले का द्रव्यमान भी हमें पता है, g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान भी हमें पता है। ठीक है ना, ये तो सारे मान पता है हमें, q का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ से एक बात और देखिए, आपको q का मान ज्ञात करना है लेकिन थीटा का मान नहीं पता। अगर आपको tan थीटा का मान मिल जाता तो हमारा काम चल सकता है। ठीक है ना, हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यदि आप देखिए यहाँ से, यदि थीटा अत्यल्प है, बहुत कम है थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा का मान बहुत कम है, तो उस परिस्थिति में tan थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के, और sin थीटा भी लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यदि थीटा अत्यल्प है तो tan थीटा लगभग बराबर होता है sin थीटा के, और लगभग बराबर होते हैं थीटा के। तो यहाँ से sin थीटा का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, sin थीटा का मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो ये इस पे अगर लंब है तो ये देखो, ये पूरी साइड थी d, तो इसके आधे हो गए, ये हो गई d/2, और ये भी कितने हो गए d/2। sin थीटा का मान आप ज्ञात कर लीजिए। sin थीटा बराबर हमारे पास में क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हो गया d/2 और कर्ण क्या हो गया हमारे पास में l। ठीक है, तो d/2 तो हो गया लंब, और बटा में कर्ण क्या हो गया हमारे पास में l। ये tan थीटा का मान मान लो, sin थीटा का मान मान लो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण के अंदर। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह आपने लिख दिया d/2l बराबर आ जाएगा k q का स्क्वायर बटा d स्क्वायर mg। तो यहाँ से q का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में d का क्यूब mg अपॉन में 2kl। ठीक है, तो यहाँ से q का मान आ जाएगा इसका रूट, यहाँ से q हो गया, q बराबर हो गया रूट d क्यूब mg बटा 2kl। ये मान हो गया हमारे पास में, आवेश के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया हमें। अब हम मान लिख सकते हैं, d यानी कि आवेशों के मध्य की दूरी लिखी जा सकती है, m यानी कि प्रत्येक गोले का द्रव्यमान लिखा जा सकता है, और g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता है 9.8 या लगभग 10 लिख सकते हो आप। k का मान 9 गुणा 10 की घात 9, और l यानी कि प्रत्येक डोरी की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देखिए हमारे पास में q का मान कितना आ जाएगा, रूट d का क्यूब था हमारे पास में, ये है, तो इसका क्यूब करो आप, तो हमारे पास में कितना आ गया, d यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 10 की घात माइनस के 2 का क्यूब कितना हो गया माइनस में 6, और गुणा में m का मान है 0.2 गुणा g का मान 9.8 बट्टा 2 गुणा k का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा l। डोरी की लंबाई कितनी होगी, 4 गुणा 10 की घात माइनस में 1, 4 गुणा 10 की घात माइनस में 1। देखो अब इसको आपको हल करना है आगे, और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें अंतिम व्यंजक प्राप्त होता है 1.32 गुणा 10 की घात माइनस में 7 गुना। देखो ये कैलकुलेशन तो आप वैसे
चेक कर लेना इसकी, लेकिन 10 की खाते हम चेक कर लेते हैं कितनी होती है। यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, -1 और ये 9, तो 10 की घात 8 बचेगी। ऊपर जाके माइनस में हो गई 10 की घात 8, माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना हो गया, 10 की घात -14। 10 की घात -14 का रूट 10 की घात -7 होता है। 10 की घात -7 के गुणज के रूप में ही आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्यू जो है इसका मान मिल जाएगा 1.32 गुना 10 की घात -7 गुना। क्यू का मान हमें मिल गया, क्यू बराबर हमें मिल जाएगा 1.32 गुना 10 की घात -7 कूलम। ये प्रत्येक गोले के आवेश का मान हो गया, ठीक है ना। अब तक आपने एक बात नोट की हो तो अभी तक हमने जो जितने भी प्रश्न हल किए थे उन सभी प्रश्नों में इन सभी प्रश्नों में केवल 2 ही आवेश आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। 2 से ज्यादा आवेश नहीं लिए। अब हम जो प्रश्न लेंगे वो बहुल आवेशों के लिए हो सकते हैं, ठीक है ना। हम 2 से अधिक आवेश में ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो हम करते हैं प्रयास, देखो इनको हल करने का प्रयास करते हैं क्या बोलता है हमें ये प्रश्न, ठीक है। ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा प्रश्न, तो इसको आप एक बार फिर से प्रयास करना है इसको हल करने का। अब आगे देखिए हम लोग इसमें, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए क्या बोला गया है, अगले एग्जाम्पल को हल करने का प्रयास करें, देखिए क्या बोलता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए हम लोग, हमें एग्जाम्पल नंबर 9 देखना है। हमें बोला गया 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश स्मॉल q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। 2 आवेश आपको दे रखे हैं, एक तो है 9e और एक है 4e, ठीक है। और इसको कहाँ रखा जाए कि इस एक तीसरा आवेश है q जो कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर रखा गया है, इसको कहाँ रखा जाए कि संतुलन में रहे। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए आप, 2 आवेश थे 9e और 4e, इन दोनों को एक रेखा पे रखा गया है। देखिए इस चित्र से हमें पता चल जाएगा, ये तो एक बिंदु आवेश हो गया हमारे पास में, रियल में ले लिया 9e, और यहाँ पे एक दूसरा बिंदु आवेश आपने ले लिया 4e, और ये दोनों बिंदु आवेश जो है परस्पर कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं। एक अन्य बिंदु आवेश है स्मॉल q जो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे रखा गया है। एक अन्य आवेश स्मॉल q है, उसको कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। तो हमने मान लिया कि इस स्मॉल q आवेश को आपने यहाँ रख दिया है ना, इससे इस 9e वाले आवेश से कितनी दूरी पर, x दूरी पर रख दिया। तो टोटल दूरी r थी, इसमें से x तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, r - x आ जाएगी। हमने क्या बोला है कि इस आवेश q को कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में रहे। हमने मान दिया कि इसको 9e से x दूरी पर रखा जाएगा और ये आवेश किसमें रहेगा, संतुलन में रहेगा। ये जो आवेश है संतुलन में रहता है, इसका मतलब क्या है, संतुलन में रहने का मतलब है कि इसमें परिणामी बल का मान कैसा होगा, 0 होगा। इसमें परिणामी बल का मान कैसा होगा, 0 होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो परिणामी बल 0 कब होगा, जब इस वाले आवेश पे इसके द्वारा जो बल लगता है जो कि इधर की ओर है F1 वो, और इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल जो है F2 वो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, ठीक है ना। जब ये F1 और F2 9e और 4e के द्वारा इस स्मॉल q पे लगने वाले जो बल हैं वो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, ठीक है ना, तब तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। मतलब ये बल जो है परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होनी चाहिए। परिमाण में समान के लिए आप बोलते हो तो F1 बराबर हो जाएगा F2 के। जब आप दिशा बोलते हो तो वेक्टर साइन लगाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया विपरीत दिशा की, समझ गए ना आप मेरी बात को। तो ये परिमाण में समान होने चाहिए और दिशा में विपरीत होने चाहिए। देखो अब आगे यहाँ से आप देखिए, आपके लिए इस Q1 का मान हमारे पास में कितना हो गया 9e, और इस Q2 का मान हमारे पास में हो गया 4e, और तीसरा आवेश हमारे पास में Q, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें, आप देखिए F1 प्रश्नानुसार जो स्मॉल q आवेश जो है, स्मॉल q आवेश संतुलन में है, संतुलन में है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे परिणामी बल का मान कितना आएगा, 0 आएगा।
मतलब F1 बराबर किसके आ जाएगा, F2 के। केवल परिमाण लिया है, वेक्टर साइन नहीं लिया हमने। वेक्टर साइन लेते तो दिशा आती है, दिशा के विपरीत दिशा के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से F1 बराबर F2। अब F1 इस पे F1 ये वाला बल किसके द्वारा लग रहा है, इस 9e के द्वारा। तो बल क्या होता है हमारे पास में, दो आवेशों के मध्य बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो K यहाँ से देखिए K Q1 इसका आवेश हो गया, ये क्या हो गया 9e इंटू में Q2 इसका आवेश हो गया Q अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी, और वो आपने क्या मान रखी है x का स्क्वायर हो गया, बराबर है इसका मान हो जाएगा K, और ये Q1 हो गया 4e इंटू में Q2 हो गया स्मॉल q अपॉन में इनके बीच की दूरी क्या हो गई हमारे पास में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा ना। हमारे पास में आ गया 9 अपॉन में x का स्क्वायर बराबर है 4 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अब आपको यहाँ से ये व्यंजक मिल गया। अगर हम इसी का रूट कर देते हैं, मान लीजिए स्क्वायर हटा दें इसका, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तब देखिए रूट किया हमने इसका पूरे का, तो हमारे पास में 9 का तो कितना हो गया 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कितना हो गया x बराबर 4 का 2 अपॉन में r माइनस एक्स, इसमें से स्क्वायर हट गया। तब यहाँ से आपको x का मान तो ज्ञात करना है कि इस 9 की आवेश से कितनी दूरी पर है और दूसरे वाले से कितनी दूरी पर होगा। तो इसको हम वज्र गुणा करें तो हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास में 2x बराबर आ जाएगा 3r माइनस में 3x। तो ये 3x को आप इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास में हो गया 2x और प्लस में आ गया इधर 3x और बराबर में आ जाएगा 3r। तो यहाँ पे हो गया 5x बराबर 3r। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3/5r। मतलब ये जो x दूरी है ये इस पूरी दूरी r की तुलना में 3/5 गुनी है, ठीक है ना। इस पूरी दूरी r की तुलना में कितनी है 3/5 गुनी है, ठीक है ना। ये था हमारे पास में। अब देखो आगे कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें हम लोग। तो एग्जांपल नंबर 10 को हम देखते हैं, देखिए क्या बोलता है ये एग्जांपल। हमें बोला गया है कि दो कैपिटल Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश है, इनमें से प्रत्येक का परिमाण आपको दिया गया है कैपिटल Q और उनके बीच की दूरी है स्मॉल r। उनके मध्य बिंदु पर स्मॉल q परिमाण का कोई तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे, संपूर्ण संतुलन में रहे या फिर निकाय अधिकतम संतुलन में रहे, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। देखते हैं देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। इसको हम प्रयास करते हैं, देखिए क्या होता है मेरी। तो ये एग्जांपल नंबर 10 हम देखने का प्रयास करें। हमें बोला गया है कि दो बिंदु आवेश है, इनमें से प्रत्येक का परिमाण है कैपिटल Q, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है और इनके मध्य बिंदु पे हमने एक स्मॉल q परिमाण का आवेश रखा है और स्मॉल q परिमाण का आवेश रखा है हमने इनके मध्य बिंदु पर। तो ये बोला गया है आपको कि इनके मध्य में किसी बिंदु पर स्मॉल q परिमाण का कोई तीसरा आवेश रखा गया है, तो इसका मान और प्रकृति क्या होगी निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। देखो दो आपको बिंदु दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 10 है ये, देखिएगा। और इनके दो एग्जांपल नंबर 10 दो बिंदु आवेश आपको दिए गए हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई एक बिंदु आवेश है कैपिटल Q और ये हमारे पास में दूसरा बिंदु आवेश भी कैपिटल Q ही परिमाण का दिया गया है और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की जो दूरी है क्या हो गई हमारे पास में स्मॉल r हो गई, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल r है, साथ में उनके मध्य में किसी बिंदु पर स्मॉल q परिमाण का कोई तीसरा आवेश रखा जाता है। स्मॉल q परिमाण का कोई तीसरा आवेश रखा जाता है इनके मध्य बिंदु पर। तो इनका मध्य बिंदु जैसे ये हो गया हमारे पास में मध्य बिंदु है ये, तो इसका मतलब ये वाली दूरी हो गई r/2 और ये वाली दूरी भी कितनी हो गई r/2। और यहाँ पे आपने आवेश रख दिया स्मॉल q परिमाण का। तो आपसे बोला जाए कि आपसे पूछा गया है कि स्मॉल q आवेश जो है इसका मान क्या हो, इसकी प्रकृति क्या होगी निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। देखो पहले तो आप इस स्मॉल q के लिए देखिए, पहले तो हमें इसकी प्रकृति देखनी है, मतलब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, और दूसरा इसका आंशिक मान हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसकी प्रकृति के बारे में आप एक बात देखिए, मान लीजिए कि ये प्लस का आवेश है ये, और ये जैसे प्लस के आपको दे रखे हैं,
ये प्लस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, दोनों आवेश प्लस के हैं, तो इसके द्वारा इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर की ओर, और इसके द्वारा भी इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर की ओर। और वो क्या होता है हमारे पास में k q1 q2 अपन r स्क्वायर, तो k और q1 की जगह पे इसका आवेश हो गया कैपिटल Q, और q2 की जगह पे इसका आवेश हो गया स्मॉल q, अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी हो गई r/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसमें k और q1 की जगह पे कैपिटल Q और q2 की जगह पे स्मॉल q, और अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी आ गई r/2 का होल स्क्वायर आ गया। मतलब इसके द्वारा इस पे लगने वाला और इसके द्वारा इस पे लगने वाला, दोनों के दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, इसलिए तो निरस्त हो जाएंगे। मतलब स्मॉल q जो है ये अभी तो कैसे कौन सी अवस्था में, स्मॉल q संतुलन की अवस्था में है ना, ठीक है, स्मॉल q तो संतुलन की अवस्था में। अब मान लीजिए जैसे कैपिटल Q तो आपको प्लस के आवेश दे रखे हैं, ये मान लीजिए माइनस का है, तो इनके मध्य में आकर्षण बल लगेगा, ये कैपिटल Q इसको आकर्षित करेगा इधर की ओर, और ये कैपिटल Q इसको इधर की ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अब बल क्या हो जाएगा k और कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r/2 का स्क्वायर, और ऐसे ही k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r/2 का स्क्वायर, यही है ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि देखो ये दोनों के दोनों बल अभी भी बराबर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि स्मॉल q आवेश जो है तो प्रत्येक स्थिति में कैसा रहेगा, संतुलन में रहेगा। ठीक है ना, स्मॉल q आवेश प्रत्येक स्थिति में संतुलित रहता है। ठीक है ना, निकाय के अधिकतम संतुलन के लिए भाई स्मॉल q तो हमेशा ही संतुलन की अवस्था में रहेगा ना, तो निकाय के अधिकतम संतुलन के लिए यह अनिवार्य है कि ये जो कैपिटल Q आवेश है ना ये भी संतुलन में रहे। निकाय के अधिकतम संतुलन के लिए यह अनिवार्य है कि कैपिटल Q आवेश भी संतुलित रहे। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम देखें स्मॉल q आवेश हमेशा संतुलित रहता है, चाहे स्मॉल q की प्रकृति कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन निकाय के अधिकतम संतुलन के लिए परंतु निकाय के अधिकतम संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि कैपिटल Q आवेश भी संतुलित रहे। अतः अब देखो यहां से हमने बोला कि स्मॉल q आवेश तो हर बार संतुलन में रहेगा, क्योंकि इसमें परिणामी बल का मान शून्य ही आएगा प्रत्येक बार। स्मॉल q आवेश के लिए आप बोल रहे थे कि ये तो हमेशा संतुलन में है। अब कैपिटल Q के लिए आप बोल रहे हो निकाय संतुलन में रहना चाहिए, तो निकाय में ये तो चलो संतुलन की अवस्था में है, निकाय में ये दोनों भी तो है। इस पूरे निकाय को इसी स्थिति में ऐसा कैसे यहीं पे रखने के लिए क्या अनिवार्य होगा कि ये भी दोनों अपनी जगह पे संतुलित रहे, इनमें कोई भी विचलन ना हो। तो इस निकाय को संतुलित अवस्था में रखने के लिए अनिवार्य होगा कि कैपिटल Q जो है ये भी कैसा रहे, संतुलित रहे। और कैपिटल Q संतुलित कब रहेगा, तो ये जो कैपिटल Q आवेश है संतुलित कब रहेंगे, तब इन पे लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य होगा। तो जैसे इस वाले कैपिटल Q के लिए आप देखिए इस पे दो बल लगते हैं। ठीक है ना, एक तो इसके द्वारा इस पे एक बल लगता है जो कि इधर की ओर आ गया, और ये किसके द्वारा लग रहा है, कैपिटल Q के द्वारा लग रहा है ना। दूसरा बल लगेगा स्मॉल q के द्वारा। अब एक बात देखो, अगर क्योंकि ये तो दोनों समान प्रकृति के आवेश है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, अगर ये भी प्लस का ही आवेश होता तो ये भी इस पे प्रतिकर्षण बल लगाता, और प्रतिकर्षण बल लगाता तो वो बल जो है Fq वो भी इधर की ओर आता ना, F स्मॉल q जो होता है वो भी इधर की ओर आता। तो अब देखो ये दोनों के दोनों बल, इनका परिणामी आप याद कैसे करते, ये दोनों बल तो एक दिशा में है, इनका परिणामी तो जोड़ के ज्ञात होता। ठीक है ना, योग से आपको शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर ये स्मॉल q जो है ये भी प्लस की प्रकृति का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, तो ये भी इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और वो प्रतिकर्षण बल इधर की ओर ही होगा। ठीक है ना, ये दोनों बल समान दिशा में होंगे तो इनको जोड़ दो आप, और जोड़ने से आपको शून्य तो प्राप्त नहीं हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो स्मॉल q है ये कैपिटल Q से विपरीत प्रकृति का आवेश है। ठीक है ना, और विपरीत प्रकृति का आवेश है तो ये स्मॉल q जो है इस कैपिटल Q पे इधर की ओर एक आकर्षण बल लगाता है। ठीक है ना,
समझ गए आप मेरी बात को? तो यहां से हम देखें प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से विपरीत प्रकृति का आवेश है। विपरीत प्रकृति का आवेश है। देखिए अब यहां से अगर अपन देखते हैं तो इस कैपिटल क्यू पे इसके द्वारा लगने इस कैपिटल क्यू के द्वारा लगने वाला बल और इस स्मॉल क्यू के द्वारा लगने वाले बल बराबर होंगे। बराबर है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि F कैपिटल क्यू किसके बराबर है? परिमाण में, दिशा नहीं देखनी आपको, स्मॉल क्यू के। अब इन दोनों कैपिटल क्यू वाले आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया K Q1 यानी कि ये कैपिटल Q और Q2 यानी कि ये कैपिटल Q अपॉन में इनके बीच की दूरी R का स्क्वायर बराबर है। अब स्मॉल क्यू द्वारा लगने वाला इस पर जो बल है वो क्या आएगा? इन दोनों के बीच में बल वो क्या आएगा? K Q1 तो हो गया हमारे पास में कैपिटल Q, Q2 हो गया हमारे पास में स्मॉल Q अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना? समझ गए आप मेरी बात को? ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए हमारे पास में K से तो K कट जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट जाएगा, तो हमारे पास में एक तो कैपिटल Q बच गया और अपॉन में R का स्क्वायर बच गया बराबर है स्मॉल क्यू अपॉन में यहाँ पे आ गया R स्क्वायर और बट्टा में 4 बनेगा जो कि आ गया ऊपर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया तो स्मॉल क्यू का मान हमारे पास में कितना आ गया? अपॉन में 4 लग गया। ठीक है ना? अब विपरीत प्रकृति के लिए देखो, क्योंकि स्मॉल क्यू आपने बोला है कि कैपिटल क्यू से विपरीत प्रकृति का है, तो स्मॉल क्यू की विपरीत प्रकृति के लिए हम क्या लिखेंगे? स्मॉल क्यू बराबर आ जाएगा माइनस में कैपिटल क्यू अपॉन 4। अब अगर ये स्मॉल कैपिटल क्यू प्लस में है तो स्मॉल क्यू माइनस में आएगा और अगर ये कैपिटल क्यू माइनस में है तो स्मॉल क्यू प्लस में आ जाएगा। ठीक है? समझ गए आप मेरी बात को? ये हो गया हमारे पास में इसकी प्रकृति और इसका मान। ठीक है ना? अब इससे आगे हमें एक प्रश्न और दिया गया है, उस पर हम और विचार करते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास में, किस प्रकार से हमें क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, 10वां एग्जाम्पल अच्छा प्रश्न था ये भी, और सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। सीबीएसई में पूछा गया प्रश्न, अभी कब पूछा गया मुझे इसका सन ध्यान नहीं है, लेकिन सीबीएसई में पूछा गया प्रश्न। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं क्या बोलता है मेरे प्रश्न। हमें बोला गया 4 समान आवेश प्रत्येक का मान 2 माइक्रोकूलम है, एक्स अक्ष पर स्थित हैं और ये क्रमशः 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर की दूरियों पर स्थित हैं। आपको बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल का मान आपको ज्ञात करना है। देखो हमारे पास में आपको बोला गया है कि एक्स अक्ष पे 4 आवेश आपने रख रखे हैं, चारों के परिमाण समान है और चारों का मान है 2 माइक्रोकूलम। ये आवेश आपने रख रखे हैं 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर पे, और x बराबर 2 सेंटीमीटर जो है इस पे परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना? ये एक्स अक्ष हो गया हमारे पास में। ठीक है? इस पे 4 आवेश आपने रखे हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास में पहला आवेश यहाँ पे आ जाएगा इस 0 सेंटीमीटर पे, दूसरा आवेश आपने 2 सेंटीमीटर पे ले रखा है, तीसरा आवेश आपने 4 सेंटीमीटर पे ले रखा है और चौथा आवेश आपने 8 सेंटीमीटर पे ले रखा है। ठीक है ना? प्रत्येक पे समान परिमाण के आवेश आपको दे रखे हैं और प्रत्येक पे आवेश, चारों आवेश समान है, मतलब Q1 बराबर Q2 के बराबर Q3 के बराबर Q4 के बराबर आपने मान लिया Q के, और बराबर हमारे पास कितना है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 गुना माइक्रो मतलब हो गया 10 की घात माइनस में 6 कूलम। ठीक है? अब आगे आ जाएगा हमारे पास में x बराबर 2 सेंटीमीटर जो है, इस 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पर परिणामी बल का मान आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए सारे के सारे जो आवेश हैं इनके परिमाण समान है। और देखो प्रकृति, देखो ये प्लस में दे रखा आवेश, प्लस में भी है, मतलब इस पे जो आवेश है Q, इस पे आवेश है Q, इस Q1 मान लो, Q2 मान लो, Q3 मान लो, Q4 मान लो, ठीक है ना। और आपको यहाँ वाले इस 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पे परिणामी बल ज्ञात करना है ना। तो इसमें परिणामी बल आप कैसे ज्ञात करोगे, इस Q1 के द्वारा इस Q2 पे एक बल लगेगा। अब क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं और मान भी समान है इनके, तो ये जो बल लगेगा Q1 के कारण से वो हो गया F1, जो कि इधर की ओर लगेगा, प्रतिकर्षण बल है। ऐसे ही इसके द्वारा इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि इधर की ओर आएगा, वो हो गया F2, ठीक है ना। Q3 के द्वारा इस पे लगने वाला बल, चलो आप Q3 के द्वारा इस पे लगने वाला बल मान लो F3। Q4 के द्वारा इस पे जो बल लगता है वो भी इधर की ओर आएगा, प्रतिकर्षण बल है, और वो हो गया हमारे पास में F4, ठीक है। अगर हम इन चारों का मान ज्ञात कर लेते हैं, F1 का, F3 का और F4 का अगर हम मान ज्ञात कर लेते हैं तो इनका बीजगणित योग कर देंगे और हमें परिणामी बल का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें चारों के मान ज्ञात करने हैं। F1 मान हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, सदिश रूप में अगर हम देखें तो क्या होता है K। अब F1 इसके द्वारा लग रहा है Q1 के द्वारा लगने वाला बल, है ना। Q1 के द्वारा लगने वाला बल क्या आएगा K। Q1 का मान कितना है हमारे पास में Q, Q2 का मान हमारे पास में Q, अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस का 2 और इसका क्या हो गया स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर आता है। और दिशा इस दिशा में धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में मतलब प्लस में आई कैप, क्योंकि एकांक सदिश एक्स अक्ष के लिए क्या लगता है प्लस का आई कैप लगता है। प्लस के एक्स अक्ष के लिए जो लग जाएगा प्लस का आई कैप और माइनस के एक्स अक्ष के लिए लग जाएगा माइनस का आई कैप, ठीक है। अब F3 का मान आप देखिए तो बराबर आ जाएगा K, आवेश तो दोनों पे समान है Q इंटू Q, देखो इसका मान Q है और इस पे भी आवेश Q है, अपॉन में तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, इसकी दूरी देखो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होगी 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 की घात माइनस 2 से गुणा करके। और इधर की ओर है ये बल, देखो F3 इधर की ओर ऋणात्मक एक्स अक्ष के अंतरिक्ष, मतलब माइनस में आ गया है, ठीक है। और F4 अगर हम देखें तो हमारे पास में आ जाएगा K, इसका बल है, इसका आवेश है Q और इसका भी आवेश है Q, तो Q इंटू Q अपॉन में 2 और 8 के बीच की दूरी कितनी आ गई 6, तो गुणा में 10 की घात माइनस में 2 और इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस का आई कैप, ठीक है। तो आगे अगर अपन देखें यहाँ पे तो हमारे पास में परिणामी बल कितना आ जाएगा, तो है 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पर परिणामी बल और ये हमारे पास में हो गया F बराबर आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। तो यहाँ पे F1 का मान हो गया K, Q इंटू Q क्या हो गया Q का स्क्वायर बट्टा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस ये मान माइनस में आएगा तो माइनस में या फिर प्लस में लगा दो K Q का स्क्वायर बट्टा में 2 गुणा 10 की घात माइनस में 2 का स्क्वायर और ये माइनस में आई कैप, फिर प्लस K Q का स्क्वायर बट्टा में 6 गुणा 10 की घात माइनस में 2 का स्क्वायर और ये माइनस का आई कैप। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमारे पास में परिणामी बल आ जाएगा K Q का स्क्वायर बट्टा 6 गुणा 10 की घात माइनस में 2 का स्क्वायर और माइनस में आई कैप। ये तो ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 था, इसका स्क्वायर किया तो 4 गुणा 10 की घात माइनस में 6 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस में 12 बट्टा 6 का 36 और गुणा में 10 की घात माइनस में 4 और ये माइनस के आई कैप की दिशा में आ गया। तो 9 चौके 36 से 36 कर जाएगा, 4 खाते कम कर दो -8 और -8 खाते इसमें से कम कर दो आप तो 10 आ जाएगा हमारे पास में और -10 न्यूटन का बल हो गया और दिशा हो गई माइनस का आई कैप, मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में आ गई, ठीक है। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अब इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।